नमस्कार प्रभात, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। उम्मीद करता हूँ आप भी बढ़िया होंगी। क्या चल रहा है इस वक्त बिहार में? दिल्ली अब कह सकते हैं कि बिहार की जो सियासत है इस वक्त राजधानी दिल्ली में भी, देश की राजधानी दिल्ली में भी चर्चा गर्म है उसको लेके। देखिए, पूरा का पूरा जो बिहार की पॉलिटिक्स है, जो पटना से चलनी चाहिए थी, वो कल तो पूरी तरीके से दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी। मैक्सिमम जितनी भी चर्चाएं थी, बातचीत थी, वो सारी की सारी पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। वजह स्पष्ट थी कि कल राउज एवेन्यू कोर्ट में जो महागठबंधन का सबसे बड़ा दल है राजद, उसका पूरे जो परिवार है, वो सबके सब लोग हम्म। वहां पहुंचे हुए थे। तेजस्वी यादव देर शाम तक राहुल गांधी से मुलाकात के लिए रुके रहे, लेकिन अंततः उनको मन छोटा करके केसी वेणुगोपाल जी से मिलकर ही जो है वो वापस लौटना पड़ा। जिस बिहार में 17 तारीख को फर्स्ट फेज के नामांकन की अंतिम तिथि है और 20 तारीख को सेकेंड फेज की, वहां पे कल पटना से दिल्ली से निकलते वक्त तो पटना में पहुंचने के बावजूद भी तेजस्वी यादव ये कहते रहे कि 1-2 दिन में सब फाइनल हो जाएगा। यानी स्पष्ट है कि महागठबंधन जो है वो पूरी तरीके से बीमार पड़ चुका है। देर सवेर जो कल बिहार में गॉसिप का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा, और जिस चीज को हम डे वन से अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में भी बता रहे हैं, और स्पष्ट रूप से जो मुझे बिहार का माहौल नजर आ रहा है, बाहरी लोगों को बिहार 2005 नजर आ रहा है। 2005 जहां पे सत्ता परिवर्तन की एक वेव थी, नीतीश कुमार बहुत बड़े नजर से नजर आ रहे, बड़े लार्जर देन लाइफ इमेज की तरह नजर आ रहे थे, बिहार बदलाव की हवा थी। लेकिन रियलिटी बिहार की ये है मैम कि ये 2005 नहीं, 2010 का चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। 2010 में नीतीश कुमार जिस तरीके से उभरे थे, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उभरी थी, जो स्ट्राइक रेट बीजेपी का था, जो स्ट्राइक रेट जेडीयू का था, अमूमन बिहार के ग्राउंड पे वही आपको नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जब आप चुनाव से पहले ही चुनाव हार चुके हैं, इस चीज के संकेत आपको मिल जाते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती है। तब आपकी प्रायोरिटी सरकार बनाना नहीं, तब आपकी प्रायोरिटीज ये हो जाती है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स हम क्रिएट कर लें, जिससे बड़ा भाई छोटा भाई की भूमिका एक तय हो जाए। और महागठबंधन में भी यही चीज चल रही है। जो बिहार के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने लालू यादव को पिछले जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं या प्रदेश प्रभारी रहे, उसमें सबसे कम तवज्जो दी है। ये अपने आप में राजद के लिए एक बोलते ना क्लैश ऑफ ईगो वाली बात, कि कांग्रेस पार्टी तो बिहार में हम चला रहे थे, तुम कहां से चलाने वाले आगे। चाहे आप हम्म। पप्पू यादव के स्टेटमेंट्स देख लीजिए या सारी चीजें देख लीजिए। और ये जो प्रहार है वो एक पक्षी नहीं है, आपको द्वितीय पक्षी भी जानना होगा। राष्ट्रीय पार्टी कह के बिहार में राजद के समर्थक कांग्रेस पार्टी को ट्रोल कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी होंगे दिल्ली में, बिहार में आपकी कोई हैसियत नहीं है। तो जो अंदर गलियारे बातचीत चली कि कांग्रेस एक तो सभी सीटों पर चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है उसकी तैयारियों पे मंथन कर रही है, पॉइंट नंबर 1। हम्म। पॉइंट नंबर 2, वो इस अलायंस में किसको अपने साथ जोड़ सकती है, कौन से दल उसके लिए सूटेबल पार्टनर हो सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा कर रही है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि क्या जनसुराज के साथ कोई संभावना बन सकती है, कुछ जी, मेरा अलायंस हो अगला सकता सवाल है, आपसे यही था, क्या कुछ जनसुराज में भी अलायंस कुछ हो प्लानिंग? सकता है। हाँ, इस चीज के ऊपर भी जो है गहन चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में मैम बिहार की जो राजनीति है उसमें अभी आपको जो गठबंधन नजर आ रहा है, उस गठबंधन के भीतर बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं वो अलग होती हुई नजर आएंगी। और मैम मैं आपको बता दूं कि अगर कांग्रेस पार्टी जनसुराज और एक अलग मोर्चा बन के रेडी हो जाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को बहुत ज्यादा डेंट नहीं देगा, तब तो उनके हम्म। लिए एक इजी विन सिचुएशन बन जाएगी। बट ये राजद की जमीन को जो है बिहार में खींच लेगा। दरअसल पेंच कहां फंसा हुआ है, इस पेंच को समझ लीजिए। पेंच नंबर्स का नहीं है, पेंच है इस चीज का कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी वाली सीट्स होनी चाहिए, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। हाँ। बेसिकली बेसिकली जब आपको पहले ही पता लग जाए, अंदाजा लग जाए, हर हर बंदे के पास सर्वे वाले लोग हैं, हर पार्टी फीडबैक लेती है, तो वहां पे ये हो जाता है कि हमें अगले चुनाव के लिए अपनी भूमिका तैयार करनी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो कथित रूप से तीसरे नंबर की पार्टी है, चौथे नंबर की पार्टी है बिहार में अगर मान के चले आप, तो वो ये नहीं हम्म। चाहती है कि वो पांचवें या छठे नंबर पे चले जाए। राजद जो सीटें देना चाहती है वही सीट लेना चाहती है, वही सीटें कांग्रेस लेना चाहती है। अब वो कौन सी सीटें लेना चाहती है वो ये भी मैं आपको खुल के बता देता हूं। उसकी नजर मिथिला बेल्ट की कुछ सीटों पे है और कोसी सीमांचल
जो बेल्ट है उसकी कुछ सीटों पे है। मिथिला बेल्ट की कुछ सीटें ऐसी है जहां पे पारंपरिक रूप से कांग्रेस के कैंडिडेट हर 5 साल या 10 साल में चुनाव जीतते रहे हैं, और उसी सीट पर वो उन सीटों की डिमांड कर रही है जहां पिछली बार उसकी हार हुई थी और इस बार उसको जीतने की संभावना नजर आ रही है। दूसरा, जो कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक फीडबैक मिला है और कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पे भी इस नैरेटिव को फैला दिया है कि मुसलमान वोट जो है वो उन पार्टीज को मिलेगा जो कांग्रेस के साथ रहेंगी, यानी कि मुस्लिम्स की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो कांग्रेस को मजबूत करना होगी, ना कि क्षेत्रीय दल को। तो ऐसे में किशनगंज, खगड़िया, ये पूर्णिया, पूरा सीमांचल का जो एरिया कटिहार, है। ये जो बेल्ट है, और इसी कोसी बेल्ट से पिछली बार एनडीए की जीत का रास्ता निकला था, आपको ये भी समझना होगा। इसी कोसी सीमांचल बेल्ट में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीत ली थी और राजद को डेंट दिया था, ये भी आपको याद रखना होगा। तो ऐसे में मुसलमानों ने पिछली बार ही राजद को अपनी पार्टी मानने से इनकार कर दिया था, और यही एक बड़ी चीज है। और अगर आप अभी इस चीज को देखेंगे, पूर्णिया से भी सांसद कौन है? पप्पू यादव, निर्दलीय, लेकिन कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं। कटिहार से सांसद कौन है? तारिक अनवर। किशनगंज से सांसद कौन है? कांग्रेस पार्टी का। तो ये जो बेल्ट है, इसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या सीपीएम या माले का वोट बैंक जुड़ता है, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। इसलिए इधर की जो सीट्स हैं, इसके ऊपर कांग्रेस बहुत मजबूती से अपना पक्ष रख रही है। राजद को भी पता है कि उसके लिए जो विनिंग सीट्स हैं वो इधर ही है, क्योंकि आप माने ना माने, कितनी भी बड़ी बातें कर लें, इस देश में चुनाव धर्म के आधार पे होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको ना तो विकास से मतलब है, ना तो शिक्षा से मतलब है, ना तो रोजगार से मतलब है, उनको सिर्फ अपना धर्म देखना है। और 2014 के बाद इस देश की पॉलिटिक्स में ये चीज आई है कि मोदी ये को जो हराने के लिए। कॉम्बिनेशन की आप बात कर रहे हैं, हालांकि ये बहुत कंफर्म वो नहीं है सियासत में, क्योंकि बहुत सारी चीजें तुक्के के आधार पर भी की जाती हैं। फिलहाल क्योंकि अब 2 दिनों का समय बचा है नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए, आज 14 तारीख है, 17 तारीख तक को पहले जो फेज के जो इलेक्शन है उसके नॉमिनेशन दाखिल करनी है। परेशानियां हैं और हर आधे आधे घंटे पे जो चीजें हैं, पॉलिटिकल सिनारियो जो है वो बदल रहा है। महागठबंधन के सीटों की बात करें तो एक जो खासतौर पे जो कुछ ऐसी जो बड़ी सीटें होंगी, जो थोड़े कद्दावर जो नेता हैं, चाहे वो हम अनंत सिंह की बात कर ले, या फिर हम उसके अलावा भी जो आरजेडी के जो बड़े नेता, या फिर सम्राट चौधरी की ही बात कर ले, कुछ ऐसे दिग्गज हैं जिनकी सीटें लगभग तय हैं। तो इसको लेकर क्या इक्वेशन माना जाए कि एक तरफ तो जो बड़े चेहरे हैं उनकी सीटें पक्की है, लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ खबरें अभी आ भी रही थी कि जेडीयू के बाहर भी जो टिकट को लेकर बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं या फिर जिनकी दावेदारी पक्की मानी जा रही थी, उनको साइडलाइन किया गया और वो बैठ गए हैं घर के बाहर। हाँ, देखिए ये चीज तो है, ये बिहार में ना शगुन कहते हैं इसे। चुनाव से पहले ये ना हो तो फिर मजा क्या है? तो ये बिहार अच्छा। का शगुन है, ठीक है। जब बिहार, मतलब एक बड़ी बेहतरीन वेब सीरीज आई थी, उसका एक डायलॉग बहुत बड़ा प्यारा है कि जब भी आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है। हाँ। तो ये बिहार का शगुन है। इसको लेकर दिल्ली में जितनी गॉसिप हो रही है, बिहार में उतनी गॉसिप नहीं है। लोग इसको लेकर यूज टू हैं, उनको पता है कि ये चीजें होनी है। लेकिन जो आपने एक चीज कही, मैं आपको बता दूं कि लगभग महागठबंधन और एनडीए की बात अगर की जाएगी, तो एनडीए की सीट्स पर संभावित जो उम्मीदवार हैं, उनकी टिकट्स लगभग फाइनल हो चुकी है। मैं इस वक्त मुंगेर में हूं। कल शायद मैं तारापुर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नॉमिनेशन की जो रैली होगी उसको कवर कर रहा हूँ। आज मोकामा, चूंकि यहाँ से दूर पड़ता है काफी, इसलिए हम नहीं गए, हम बाद में, मोकामा का हमारा टूर है। तो अनंत सिंह वहां पे पर्चा भरने के लिए आज अपनी दमखम के साथ निकल चुके हैं। बड़ा शानदार भोज का वहां पे आयोजन हो रहा है। तो एक तरफ आपको ये नजर आ रहा है, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा लगभग फिक्स हो चुके हैं। बहुत सारे नाम है मेरे पास, ये ऑफिशियल है लेकिन है अनऑफिशियल। मैं आपको, सूत्र हमारे भी हैं और चीजें रेडी हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन के अंदर हम देखते हैं तो आजकल शेर व शायरी चल रही है कि मनोज झा एक शेर लिख रहे हैं, उसके शेर के जवाब में इमरान प्रतापगढ़ी दूसरा शेर लिख रहे हैं, फिर श्रीनिवास बीवी द्वारा तीसरा शेर लिखा जा रहा है। तो चुनाव को जो है, मतलब कि कल बिहार के लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि तुम मुशायरा कर लो, पहले चुनाव बाद में कर लेना, फिर बाद में बोलोगे कि यार ईवीएम हैक हो गई,
वो जनता चोरी भी हो अलग गई। लेवल की ट्रोलिंग करती है यहाँ पे। हाँ, देखिए बिहार की जनता ट्रोल बहुत हाँ। अच्छा करती है। कटिहार से तारकिशोर प्रसाद जी का टिकट लगभग कन्फर्म हो चुका है। मतलब कन्फर्म क्या मतलब, आप कन्फर्म मुहर मार दीजिए पैम्पलेट की इस पे। ये कुछ सीधा ऐसी सीटें हैं, हाँ, हाँ, प्रभात, क्योंकि ज़ाहिर तौर पे अभी 2 दिन का समय है और चीज़ें नो डाउट बिल्कुल बदलेंगी, वो भी हम अपडेट देते रहेंगे। एक और, क्योंकि आप जिस भी इलाके में अभी तक आपने कवर किया है, चाहे वो आप हुँ, सीमांचल का एरिया हो, इसके अलावा दरभंगा वगैरह भी आप जहाँ गए हैं, अ, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। अभी हमने 2 दिन पहले जो देखा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल की स्टूडेंट के साथ जो रेप की घटना सामने आई है, और उसके बाद कई ऐसे जो महिला पत्रकार हैं जो दिल्ली से पहुंचे हैं। मैंने देखा बीजेपी, बिहार बीजेपी के हैंडल ने भी उस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये वो बिहार था जहां पे आप शायद लड़कियां, आपकी भी रिपोर्ट्स में हमने देखी कि शाम 7 बजे के बाद लड़कियों को जाने नहीं दिया जाता था, उनके जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो निकलने नहीं देते थे। लेकिन आज हालत ये है कि अगर राजधानी पटना के अलावा भी जो थोड़े इंटीरियर इलाके हैं वहां पे भी लड़कियां निकल रही हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है, आपको किस तरीके से लोगों से बातचीत के दौरान समझ में आया कि कितना बड़ा प्रॉब्लम था बिहार के लिए लड़कियों को रात को निकलना, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो? देखिए हमारी आने वाली 2 रिपोर्ट्स पहले तो हम चाहेंगे कि जनता देखे। पहला, हम्म, कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से चरमराया हुआ था और उसमें एक अनय मार्ग की क्या भूमिका थी, वो आपको पता चलेगा। हम्म, कल जो आपने मेरे को बात कही उस चीज़ के लिए थोड़ा-सा, कल हम हमारी रिपोर्ट्स कुछ लोगों ने मुंगेर में देखी हुई थी, तो कल उन्होंने हमें दोपहर के भोजन पे आमंत्रित आमंत्रित किया हुआ था। हम्म, मुख्यतः व्यापारी समाज के लोग थे, तो उन्होंने हमें कहा कि आइए खाना वगैरह खाते हैं। तो उनके घर में अनऑफिशियली बहुत सारी महिलाओं से भी हमारी चर्चा हुई। आपने ज़िक्र किया कि 7 बजे के बाद, नीता मैम, 5-4 बजे के बाद लड़के भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। लड़कियां तो बहुत दूर की बात है, बिहार ने वो दौर देखा है। मेरी स्मृति में ये चीज़ है, मेरा 2004 में उपनयन संस्कार हुआ है, ठीक है? हम्म, और मेरी जो ट्रेन थी वो दरभंगा में 6 बजे के आस-पास पहुँची थी, चाचा वगैरह हमको लेके आए थे और पूरा परिवार साथ में था, पूरा परिवार। लेकिन हमें दादाजी का फ़ोन आ गया, मतलब कि जो भी संवाद का माध्यम रहा होगा उस टाइम में, मतलब हम्म, वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने ये चीज़ बता दी कि भाई साहब जो भी हो, आप जो हैं वो दरभंगा रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं निकलिएगा। बिल्कुल मत निकलिएगा, रेलवे स्टेशन से बाहर मत निकलिएगा। हम लोग काफ़ी छोटे-छोटे थे, थोड़ी बहुत इसलिए मेरे को स्मृति है, लेकिन पूरी रात हमने कैंडल में, रेलवे स्टेशन पर कैंडल में रात बिताई थी और वजह स्पष्ट थी कि 5 बजे के बाद जहाँ पे पुलिस का सुरक्षा घेरा है, उससे बाहर निकलने का मतलब ये है कि आपके साथ लूट-पाट होने की संभावनाएँ प्रबल है। अब पटना जो है या कुछ जगह जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, तो वहाँ पे आपको हम्म, रात में 12 बजे, 1 बजे रात में महिलाएँ घूमती हुई नज़र आएँगी। मैंने जो सीट्स कवर की है, मैंने कोर ऑफ बिहार कवर किया है, ग्रामीण क्षेत्र कवर किए हैं। हम्म, रात को 10 साढ़े 10 बजे, 11 बजे आपको पार्क्स में या रोड्स पे टहलते हुए आराम से महिलाएँ मिलेंगी, आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाते हुए, ये ग्रामीण फलूदा का लुत्फ़ ग्रामीण उठाते क्षेत्रों हुए। की आप मैं बात कर रहे आपको हैं। ग्रामीण हाँ। ग्रामीण परिवेश की बात बता रहा हूँ ये चीज़। हम्म, देखिए हम्म, मेनली क्या होता है, लोग जिनको सोना है 8-9 बजे वो आराम से सो भी जाते हैं। लेकिन जो पूरे दिन ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में बिहार में सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि महिलाएँ जो है ना वो घर से बहुत ज़्यादा बाहर निकली हैं। घर से बाहर निकलने का मेरा तात्पर्य ये है कि वो सशक्त हो गई हैं। तो भाई अब वो घर का भी काम करती हैं, नौकरी हम्म, भी करती हैं, बच्चे भी पालती हैं, तो उनके पास अपना पर्सनल टाइम कहाँ रह जाता है, पर्सनल स्पेस कहाँ रह जाता है। तो उस समय में मैं खुद चूँकि रात में 11 साढ़े 11 12 बजे तक टहलता रहता हूँ और जब मैं टहलने के लिए निकलता हूँ तो कई बार पुलिस की जिप्सी पेट्रोलिंग के लिए मिलती है। तो शुरुआत में उन्होंने मुझे रोका कि भाई कहाँ? मैंने बोला मैं चेक कर रहा हूँ कि बिहार में जंगल राज है या सुशासन है। तो बोले चुपचाप घूमते रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा और अगर कुछ भी हो तो एक आवाज़ लगा देना। हमारी गाड़ी कोई ना कोई जो है ना 100, 200, 500 मीटर की पेरिफेरी पे मतलब ये चक्कर दिखा रहा है लगाती कि जो हुई आपको मिल ग्रामीण जाएगी। इलाके हैं, जो गाँव देहात है बिहार में, वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग प्रॉपर हो रही है। प्रॉपर मैं जिस जगह पे बैठता हूँ, वहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ रहता। आराम से कान में ईयरफ़ोन लगाया और बैठा रहता हूँ और आधे घंटे में मुझे 6 या 7 बार जो है, पुलिस की कोई ना कोई जो पेट्रोलिंग कंपनी है, वो वहाँ से जाती हुई नज़र आ जाती है। चाहे बाइक पे, चाहे इनकी जो बोलेरो है उसके ऊपर, कोई ना कोई, और वो आपको टोकते तक नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़े संदिग्ध नज़र आए, तो एक बार ज़रूर हुँ, पूछ लेते हैं, "हाँ भाई कहाँ?" और अगर कोई मतलब कि ये समझ लीजिए कि नज़र आ गया कि इसने शराब-वराब पी रखी है, उसकी कदम अगर लहर रहे हैं, तो फिर वो
आज रात हवालात में बिताएगा। तो बिहार बताइए, के लॉ आप एंड जो ऑर्डर की ये सपना सिचुएशन है। बता रहे हैं 2005 के पहले, जो बिहार के बाहर जो लोग रहते हैं, जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, उनके लिए जो बिहार की जो इमेज थी वो वही थी कि आप लोग निकलते कैसे हैं, लड़कियां तो वहां निकलती नहीं है 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद। लेकिन आज एक बदला हुआ जो बिहार है वो भी दिख रहा है कि ग्रामीण परिवेश में, जहाँ पे 7-8 बजे के बाद समझिए कि वो रात हो जाती है, वहां पे बड़े शहरों की तरफ वहां हालत सात नहीं आठ होती है। नहीं, 6 बजे वहां के पे बाद हाँ, शाम हो जाती है। 6 हाँ, ये बजे के मान के बाद ही, चलिए। हाँ। हाँ। लेकिन वहां ये हालत है कि रात को पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है, महिलाएं निकल रही हैं। मुझे लगता है कि आम लोगों को, एक जो आम वोटर है, उनको यही चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा। जो महिला वोटर्स है, जिनकी भी आपके थ्रू जो हमने बाइट सुनी है, उनका ये कहना है कि हम इसलिए ही पसंद करते हैं एनडीए को क्योंकि नीतीश मोदी की जोड़ी में हमें कम से कम एक असुरक्षा की जो पहले भावना थी वो हमारे अंदर से खत्म हुई, जो डर था घर से निकलने के लिए वो खत्म हो चुका है। किसी भी सरकार से आपको क्या चाहिए? मेन देखिए, जो क्राइम का एक फॉर्म है जो स्पॉन्टेनियस होता है, वो रोकने में दुनिया की कोई भी सरकार सक्षम नहीं, लेकिन प्लान्ड क्राइम को रोकना पड़ेगा। 55,000 बाहुबली क्रिमिनल्स 2005 से लेकर 2010 तक नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेल में बंद रखी थी। 55,000 यह आंकड़ा है कि अगर आपके ऊपर रंगदारी का आरोप है तो आप बाहर नहीं रह सकते, आप समाज में रहने लायक नहीं है, आप जेल में रखेंगे। और इसने बाहुबलियों के हौसलों को इस तरीके से पस्त किया कि बिहार में किसी नए बाहुबली ने पनपने की हिम्मत ही नहीं की। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, यही मेरा किसी भी सवाल भी था कि हम जब पढ़ते थे तो 3-4 बाहुबलियों के नाम सामने आते थे, चाहे वो सूरज भान हो, पप्पू यादव हो, अनंत सिंह हो, कुछ ऐसे नाम सामने आते हैं। लेकिन आज के समय में मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई नया बाहुबली सामने आया है बिहार में। बिहार में बाहुबली की जो एवरेज लाइफ है वो 10 दिन है। 10 दिन के भीतर आपको पकड़ के पुलिस अंदर जेल में अच्छा। बंद कर देगी, उससे ज्यादा नहीं है बिहार में ये तो आज आज की डेट आज में। आज आज का समय है ये। आज की डेट की मैं बात बता हम्म। रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी अगली रिपोर्ट में आपको पता चलेगा हम्म। कि किस तरीके से लोगों को खुद हथियार उठाने पड़े। एक सिविलाइज कंट्री में जहां पे सरकार का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वहां अपनी सुरक्षा के लिए अगर मुझे हथियार उठाने पड़े हैं तो वो सरकार की सबसे बड़ी विफलता होती है, सबसे बड़ी विफलता। 1990 में एक घोषणा की जाती है अघोषित रूप से कि जमीनों पर कब्जा कीजिए, इसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। और उसका नुकसान क्या होता है कि बिहार में हजारों लाखों एकड़ जमीन पर लाल झंडे गड़ जाते हैं। ये सब आपने और हमने कहानियों में सुना है, क्योंकि मेरी उम्र, मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम में, लेकिन मैं उनके विक्टिम्स से मिला हूं। वो कागज मैंने देखे हैं। एक व्यक्ति की 30 एकड़ जमीन सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए चली गई, मैं जिंदा रखने के लिए 30 एकर्स ऑफ लैंड, खुद जिंदा रह सके इस चीज के लिए। पुलिस प्रशासन 5,000 रुपए 92-93 में लेती थी सिर्फ इस चीज के लिए कि केस दर्ज किया जाए, क्योंकि हर थाने से एक निश्चित रकम जाना ऊपर तय था। अगर आप पैसे वाले नहीं हैं तो आप अपनी जमीन नहीं बचा पाएंगे। और इसके लिए जो मौत का तांडव हुआ है यहाँ पे, और हर जाति समूह के लोग मरे हैं इसमें, हाँ, हर जातीय जाति नरसंहार का समूह एक के। अलग ही इतिहास है बिहार का। उस ठीक पे है, भी बात उसके करेंगे बिहार के बाद और साथ। आइए हाँ। अपहरण उद्योग। जिस मुंगेर में मैं बैठा हूं, यहाँ पे एक जगनानी साहब हुआ करते थे। जगनानी हम्म। साहब तेल के बहुत बड़े व्यापारी होते थे। उनको उठाया गया, सिर्फ अपहरण किया गया उनका। अपहरण करने के बाद उनको पानी का जो एक छोटा सा, मान लीजिए एक पूरा कंटेनर नहीं होता है जो घर में लोग बनाते हैं ट्यूबवेल टाइप में जो स्टोर करने के लिए, उनके अंदर उसको बांध के रखा गया। उनके पूरे ऊपर वाले शरीर को मुंह को छोड़ दिया गया था, और पूरे शरीर को पानी के अंदर 7-8-10 दिन तक बांध के रखा गया। बाहर निकाला जाता था, सिगरेट से उनके शरीर को बर्न किया जाता था। वो आए, रंगदारी देखे, और उसके बाद जो उन्होंने बिहार छोड़ा, बिहार की तरफ वो वापस नहीं आए। बिहार के प्रतिष्ठित तेल के व्यापारी थे। उसी जगह पे भावेश जैन नाम के एक व्यापारी का अपहरण होता है। उस वक्त वो व्यक्ति थोड़ा सा मजबूत व्यक्ति था, कलेजा उसका मजबूत था। भावेश जैन साहब ने अपने दुकान के बाहर एक गाड़ी खड़ी देखी जिस गाड़ी में हरे पर्दे लगे थे, और उन्होंने बोला यार ये गाड़ी देखो, ऐसा लग रहा है कि पर्दा वर्दा लगा के आया है, ये 2 नंबर का काम करेगा क्या, ये किसी को उठाने आया है क्या। और भावेश जैन को ये नहीं पता था कि वो गाड़ी उन्हीं को ही उठाने आई। वो गए और उनको उठा लिया गया, उनकी दुकान से उठा लिया गया।
तब जब लोगों ने भावेश जैन की को उठाने के बाद एक ऐसा त्राहिमाम मचा दिया, चक्का जाम कर दिया, पत्थरबाजी कर दी मुंगेर के थाने के ऊपर, तब जाके मुंगेर थाने को अपनी इज्जत बचाने के लिए भावेश जैन को तुरंत जो है वो रिहा करवाने की कोशिश करनी पड़ी। फिर भी 22 घंटे लग गए, 22 आवर्स। नॉटरडम स्कूल है मुंगेर में, बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है। कृषि वैज्ञानिक का बेटा अंकेश उठा लिया जाता है। ऐसी एक नहीं, बिहार में तमाम कहानी है। द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी जी 4 लाख रुपया उस टाइम में दे के छूटे थे। तो शिल्पी जैन या चंपा विश्वास, ये ना टिप ऑफ आइसबर्ग है, मैं टिप ऑफ आइसबर्ग। नीचे जो है ना, आपको उतना बड़ा हाँ, कई कई ऐसी डरावनी डरावनी कहानी है अभी भी। ये वो विशाल कहानी है। ये लोगों को नफरत करवाती है प्रशासन से। और ये प्रशासन किसके कंट्रोल में था? तो उस वक्त शासन की। प्रशासन तो वही है, आज भी वही लोग हैं। सत्ता का नेतृत्व तो बदला और उस प्रशासन ने उन बाहुबलियों को मारना शुरू किया, पकड़ना शुरू किया, जिसको कभी उनका संरक्षण प्राप्त। शायद इसीलिए कहते भी कि सत्ता में वैसे लोग बहुत जरूरी हैं जो जनता के बारे में सोचे, उसकी सुरक्षा को सोचे। ये बिहार के लोगों को याद है। और यही वजह है कि चाहे प्रशांत किशोर कितनी भी मेहनत कर रहे हो, मैं आपको इसमें बात बता दूं, प्रशांत किशोर कितनी भी मेहनत कर रहे हो, लोगों के मन में एक डाउट है कि अगर हम प्रशांत को वोट करते हैं, पीके को वोट करते हैं और ट्रायंगुलर विधानसभा बन जाती है, या इसको वोट करने से वोट खराब होकर राजग जीत जाता है, तो वो दौर वापस आ जाएगा। ये एक बड़ी वजह है जो एनडीए को आगे लेके जाती है। दूसरा, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स पे जब आप बात करेंगे, तो कल जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम व्यापारियों के साथ बैठते हैं, हम नए लोगों के साथ बैठते हैं, तो उनकी आंखों के सामने बदलता बिहार है। 90 से 2005 के दौर में इसी मुंगेर में आईटीसी ने अपने प्लांट्स को डिसेंट्रलाइज कर लिया था, अपने प्लांट्स को उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करके लेके गए थे। और वही 2005 के बाद आज यहाँ पे आशीर्वाद दूध का प्लांट उन्होंने लगाया है। आशीर्वाद आटे के लिए जो गेहूं है मैम, वो बिहार के इसी बेल्ट से लिया जाता है, क्योंकि वो गेहूं सफेद होता है, मतलब उस गेहूं का आटा बहुत ज्यादा सफेद होता है। और आप आशीर्वाद आटा कंज्यूम करती होंगी अगर, तो आपने देखा होगा कि वो आटा कुछ ज्यादा ही सफेद है, बड़ी सफेद सफेद रोटियां बनती है इसकी। यही एरिया उसका मेन प्रोड्यूसर है गेहूं का, लेकिन उसका प्लांट यहाँ नहीं बन पाया। रंगदारी, लाल फीताशाही और क्या कहते हैं, करप्शन, इस चीज ने बिहार को इतना चरमरा दिया। आज वही आईटीसी जब यहाँ प्लांट लगा रहा है, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि ये बदलता बिहार है। महिलाएं तो सुरक्षित बदलता होकर बिहार सिर्फ, हाँ, महिलाएं सुरक्षित हो रही हैं, और जो इंडस्ट्री जो चली जा रही थी बिहार से, अब वो दोबारा बिहार में आ रही है, और इसका फायदा वहां की जनता को ही हो रहा है। बहुत शुक्रिया प्रभात, और अगले पड़ाव पे आप निकलिए, क्योंकि अब जो चीजें हैं, चुनाव से पहले नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, तो धीरे धीरे और चीजें क्लियर होंगी। जो लगातार जो सीटों के तालमेल को लेके खासतौर पर महागठबंधन में जो पेच फंसा हुआ है, वो भी काफी हद तक क्लियर होगी। बहुत बहुत आप शुक्रिया तो प्रभात पता हमारे साथ कीजिए कि जुड़ने के लिए। महागठबंधन 17 तारीख से पहले कम से कम उम्मीदवार घोषित कर दे कि हम लोगों के पास बिल्कुल। चुनाव करने के लिए कुछ हो। ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव ही नहीं हो पाएगा। बहुत शुक्रिया प्रभात आपका।